हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस थर्ड पार्ट में। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। यानी कि अगर मैटर के बारे में तुमने समझा है, इस पूरे चैप्टर में दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या चीज़ें पढ़ी हैं हमने, कि केमिस्ट्री का क्या फ़ायदा है, केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए वो हथियार इस चैप्टर में इकट्ठे करेंगे जो आगे केमिस्ट्री पढ़ने में यूज़ होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैटर फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप दोनों ही नहीं होता है। उसके बाद हमने फिर से मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया: प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। वैसे मैटर की डेफिनेशन क्या थी? विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम मैटर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड जब हमने किया तो मिक्सचर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया: होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो देखने पे पता ना लगे कि इसके अंदर कुछ मिलाया गया है। इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई आपको और बताया कि क्या लिखना है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो देखने पे पता लग जाए कि भाई क्या मिला रखा है, जैसे नींबू पानी का घोल है, वो होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस? वो होमोजीनियस, क्योंकि देख के पता नहीं लगा पाओगे कि उसके अंदर नींबू मिला रखा है, टेस्ट करोगे तभी पता लगेगा। इसी तरीके से हेटेरोजीनियस में दूर से देख के पता लग जाएगा कि उसके अंदर कुछ मिला रखा है, जैसे मिट्टी और पानी का घोल हो गया, मिट्टी और कंकड़ का घोल हो गया, या नमकीन होगी, नमकीन के अंदर देख के बता देते हो तुम, भुजिए के अंदर देख के बता देते हो कि इसके अंदर मूंगफली पड़ी है, इसके अंदर जो सेमियाँ पड़ी हुई है, अलग अलग चीज़ें, काजू पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को दो पार्ट, सॉरी, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स किससे बनते हैं? एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जब कोई एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाता है तो उन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो H2 बना। हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन आग लगाता है, पर H2 आग बुझाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे प्योर सब्सटेंस में देखने को मिलती हैं, मिक्सचर्स में नहीं देखने को मिलती। मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, बट प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होता है। ये सारा कुछ मैंने 3 लेक्चर का रिवाइज़ करवा दिया आपको। अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। यानी कि प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ये मैटर है तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे तुम अपने दोस्त को ले लो, तुम्हारा कोई रामू दोस्त है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। सर बोलोगे, तुम बोलोगे सर वो मैटर है, हाँ बिल्कुल मैटर है। उसका कोई भार होगा, हाँ जी भार है। वो जगह घेरता है, जगह घेरता है, तो वो भी मैटर है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें देखते हो फिजिकल प्रॉपर्टी में? फिजिकल प्रॉपर्टी में आप उसका कलर देखते हो कि भाई हमारे रामू भाई मेरा दोस्त है, तुम कलर के बेस पे दोस्त को बहुत चिढ़ाते होगे। ठीक है, कोई बिल्कुल ही गोरा है तो उसको बंदा चिढ़ाता है, कोई बिल्कुल सांवला है तो उसको भी चिढ़ाता है। ये रियलिटी है, टेंशन नहीं लेना, ये नहीं कि सर क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि इसकी आइडेंटिटी, इस पेन की आइडेंटिटी चेंज किए बिना, यानी कि इस पेन को पिघलाए बिना या फिर इस पेन को कुछ इसकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे इसका कलर हो गया, इसकी खुशबू क्या है, ये खुशबू वाला पेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँ, 2 रुपये में खुशबू वाला पेन मिलता है। ठीक है, तो ये खुशबू वाला पेन है, लिखो तो उसको खुशबू आती है। ठीक है, तो इसका कलर क्या है? मेरे को तो पीला दिख रहा है। ऑर्डर क्या है? खुशबू वाला पेन है भाई। मेल्टी पॉइंट क्या है? इसको पिघलाऊंगा तो पता लगेगा कि भाई कितने लेवल पे मेल्ट हो जा रहा है, कितने पे बॉयल हो जा रहा है। और इसकी डेंसिटी क्या है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम का रेशो क्या है। ठीक है जी। द मेजरमेंट, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये आते हैं, लिख लेना आपने। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ये ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर, यानी कि केमिकली रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और केमिकल रिएक्शन करवाए बिना आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पता लगेगी। कि इसकी डेफिनेशन लिख लिया आपने, रिक्वायर्ड केमिकल चेंजेस। इसके एग्जांपल क्या है? ये देखिए हमारे एग्जांपल क्या है: केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन डिफरेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दीज इंक्लूड्स एसिडिटी, बेसिसिटी एंड कंबस्टिबिलिटी। यानी कि ये जलेगा कि नहीं जलेगा, ये एसिड डालने पे इसको क्या होगा, बेस डालने पे क्या होगा, ये एसिडिक है नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। ठीक है जी, ये तुम्हें समझ आ गया। उसके बाद मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा क्वांटिटेटिव इन नेचर। यानी कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो क्वांटिटेटिव नेचर होता है, उसको हम नाप सकते हैं। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोइंग बाय यूनिट। यानी कि कोई भी क्वांटिटेटिव, यानी कि जो चीज़ हम नाप सकते हैं उसको किसी नंबर और यूनिट से हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ कि ये पेन 5 सेंटीमीटर का है, तो मैंने 5 बोलने से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे एक यूनिट लगानी पड़ेगी जिसको हम यूनिट कहते हैं। और यूनिट बहुत ज़रूरी है। आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो, आप ये नहीं कह सकते 5 टमाटर दे दो अंकल,
तो आपको लेने थे 5 किलो, पर आप यूनिट लगाए बिना कह रहे हो कि नहीं, नहीं मैं तो शाना बनूँगा, सर ने बोला यूनिट के बिना काम नहीं हो सकता, मैं तो करके दिखाऊँगा। तो मैंने बोला 5 धनिया दे दो, वो पकड़ के मारेगा कि 5 धनिया क्या होता है? तो 5 गुच्छी धनिया दे दो, या 5 किलो धनिया दे दो, या 500 ग्राम धनिया दे दो, या 50 ग्राम, यानी कि यूनिट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तुम बोलोगे जी मेरा ना जो हमारा विलेज है वो 500 है, 500 क्या है? उसको यूनिट लगाना पड़ेगा, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है, ऐसे आप चीज़ें बोलोगे। ठीक है? तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ़ के अंदर, और साथ में उसके आगे लगने वाला नंबर। For example, length of a room can be represented by 6 meter. Here, 6 meter is the number and a meter denoted by, यानी कि ये 6 एक नंबर है और मीटर उसकी यूनिट है। द यूनिट विच इज़ लेंथ इज़ मेजर्ड, यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट जो यूज़ होती है वो मीटर है। भार को नापने के लिए केजी होती है, टाइम को नापने के लिए सेकंड, आवर अपना और मिनट होता है। ठीक है जी। टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, द इंग्लिश एंड द मेट्रिक सिस्टम। अब देखो, पूरे दुनिया में बवाल था। क्या बवाल था कि जैसे यूपी वाले हैं, तो यूपी वाले कहते थे एक बित्ता, मतलब ऐसे नापने के लिए एक बित्ता जी, 4 अंगुर। अपने पंजाब में है तो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप चले गए मध्य प्रदेश, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। आप अमेरिका चले गए तो वो लोग अलग तरीके से नाप रहे हैं, वो पाउंड में नाप रहे हैं, यानी कि 2 पाउंड, 4 पाउंड, 10 पाउंड। कहीं और चले गए तो वो अपनी भाषा से नाप रहे हैं। मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे थे। तो अब समझो इंडिया का साइंटिस्ट अमेरिका गया, इंडिया का साइंटिस्ट कहेगा कि भाई एक बित्ता, एक बित्ता तुम गाँव में समझना, दादी वगैरह से पूछना, तो एक बित्ता होता है कि जैसे ऐसे नापना, यानी कि ऐसे नापना एक बित्ता कहलाता है। ठीक है जी। तो आप गए तो वहाँ के अमेरिका के साइंटिस्ट को बोले कि एक बित्ता मेरे को स्केल, एक बित्ते का स्केल दे दे। तो वो कहेगा एक बित्ता क्या होता है? और उधर का साइंटिस्ट कह रहा है मुझे 2 पाउंड का 2 पाउंड केमिकल दे दो, सोडियम दे दो 2 पाउंड। तुम कहोगे यार 2 पाउंड क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई, और हमने एक साइंटिस्ट का ग्रुप बैठा और उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम एक सिस्टम बनाते हैं यूनिट का, जो कि पूरे दुनिया में लागू होगा और सब लोग वही यूज़ करेंगे, ताकि बातचीत में ईज़ी हो जाए। कि अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, तो अमेरिका में जाके भी 5 सेंटीमीटर कहूँगा, ब्राज़ील में भी जाके 5 सेंटीमीटर कहूँगा, तमिलनाडु चला जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ, 5 सेंटीमीटर नहीं चेंज होगा, 10 किलो नहीं चेंज होगा। केजी, यानी कि एक यूनिट फ़िक्स्ड कर दी गई कि लेंथ को नापना है तो ये फ़िक्स्ड यूनिट है, टाइम को नापना है तो ये फ़िक्स्ड यूनिट है, टेम्परेचर को नापना है तो ये फ़िक्स्ड यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी को नापना है तो ये फ़िक्स्ड यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापना है तो ये फ़िक्स्ड यूनिट है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापना है तो ये फ़िक्स्ड यूनिट है। तो अब फ़िक्स्ड यूनिट कैसे करें, उसका कुछ नाम देना होगा, तो उसको हमने एसआई यूनिट का नाम दिया। अब ये देखो, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम था, तो इन्होंने मैट्रिक सिस्टम को ले लिया, और हमने द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट का वो कह सकते हैं निर्माण किया, या एक यूनिट बनाने की काउंसिल बनाई, जिन्होंने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में जो मेजरमेंट है, लेंथ हो गया, अपना वेट हो गया, और टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर, इन सबको एक ही यूनिट में नापेंगे, ताकि एक दूसरे देशों से साइंटिस्ट से बात करें तो मतलब कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि काउंसिल बैठाई गई, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये एक यूनिट हम डिसाइड कर लेते हैं, और इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, और उन्हें एसआई यूनिट्स कहेंगे। एसआई यूनिट्स का मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं मेजरमेंट की। जैसे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट मीटर यूज़ होती है। भार को नापने के लिए क्या यूज़ होता है, केजी यूज़ होता है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए। अब ये देखो, ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब नोट्स कैसे बनाओगे? अभी तक जो मैंने बताया, आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट हेडिंग डाली, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिवाइड किया, उन दोनों का डेफिनेशन लिख लिया और एग्जाम्पल लिख ली। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद एसआई यूनिट डाल के, और उसके बाद हेडिंग डालनी है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और ये चीज़ लिख लेनी है, ये डायग्राम बना लेना है। अब देखो, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर भी तुम बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब कुछ मैं तुमसे समझाऊंगा, पहले समझो क्या होता है। ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनका यूज़ होगा पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप लेंथ की बात करो तो उसको मीटर में ही बताओगे, क्योंकि ये वो ऐसा यूनिट है। मास की बात कर रहे हो तो केजी में बताओगे, सेकंड में टाइम बताओगे अपना, करंट है तो एम्पियर में बताओगे, केल्विन है, टेम्परेचर है तो केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। लेंथ तुम्हें पता है, लंबाई होती है, उसका सिंबल एल है। ऐसा यूनिट मीटर है, याद रखना, और सिंबल है छोटा एम होता है, यानी कि स्मॉल एम।
मास की यूनिट आपको पता है, ये देखो लिखी हुई केजी है, टाइम की भी पता है सेकंड है, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात हो रही है, वैसे यूनिट तो बहुत सारी हैं, किलोग्राम की ग्राम भी होती है, मीटर की किलोमीटर भी होती है, ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, करंट की जो सिंबल है वाई होता है एम्पियर, और एम्पियर का जो सिंबल है, यूनिट का सिंबल है ए है। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री भी होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, पर जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तुम कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करोगे, वो मैं तुम्हें आगे जाके सिखाऊँगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका सिंबल एन है, और इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है। मोल को डिटेल में बताऊँगा, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी याद कर लेना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, आईवी होता है, इसका यूनिट कैंडेला होता है और सीडी से डिनोट करते हैं। इसके बारे में तुम पूरे +1 +2 में ये टॉपिक तो आएगा ही नहीं। तो बस तुम्हें बस ये एग्जाम में पूछ सकता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट बताओ तो कैंडेला। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। तो ये डायग्राम बनाना है और इसको लर्न कर लेना है। अगले लेक्चर में मोल को तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, बाकी ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, मतलब इसका इस टेबल का यूज़ है ऐसा कि नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इस टेबल का, और इस टेबल को आपने बनाना है और इस टेबल को लर्न कर लेना है। तुम बोलोगे सर इसका यूज़ क्या है, मेरे को बताइए। ये जो टेबल है, ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस जो नाम के आगे लगते हैं, जैसे डॉक्टर राजकुमार, तो डॉक्टर क्या है, वो प्रीफिक्स है, नाम के आगे लगता है। इसी तरीके से अगर मुझे, ये देखो, अगर मुझे यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर लिख दिया मैंने, ठीक है जी। तो मीटर तो मुझे पता है, मीटर ऐसा यूनिट है, बट ये किलो क्या है। अब तुम जाके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 लिखी है, यानी कि 10 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, ये 10 × 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है, 1000 और 10 क्या हो गया, 10,000 हो गया, यानी कि 10,000 मीटर। यानी कि किलो क्या हुआ, ये एज अ प्रीफिक्स यूज़ हुआ, किसको दिखाने के लिए, किसी यूनिट को बढ़ाने या घटाने के लिए। इस यूनिट को बढ़ाना है तो किलो से बड़ी वैल्यू यूज़ कर दो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। जैसे बाइट्स, तुम्हारे फ़ोन में जो डेटा होता है वो बाइट्स में नापा जाता है। तो अगर मेगाबाइट है तो एमबी बोलोगे, गीगाबाइट है तो जीबी बोलोगे, टेराबाइट है तो टीबी बोलोगे, ठीक है जी। तो इतने इतने तक मोबाइल में यूज़ होती हैं चीज़ें। इस तरीके से माइक्रोमीटर हो गया, तो माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला 1 माइक्रो, 1 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर का सिंबल देखो, ये देखो माइक्रोमीटर। तो मिलीमीटर का क्या होगा, मिलीमीटर की वैल्यू देखो, मिलीमीटर की 10 की पावर 3 होता है, यानी कि मिली की जगह मैं 1 × 10 की पावर-3 मीटर, यानी कि 10 की पावर 3 को नीचे ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/10 की पावर 3, जिसको 1000 लिख सकता हूँ मीटर, यानी कि मीटर का 1000 से डिवाइड हो गया अपना, 1 मीटर, 1/1000 मीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर 10 की पावर-6 होता है, 10 की पावर-6 मीटर। तो ये छोटी वैल्यू चली गई, माइनस में जितनी वैल्यू है समझ लो वो साइज़ उतना छोटा होता जा रहा है या वेट उतना छोटा होता जा रहा है। ग्राम के अगर लगाओगे, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं जो कि याद रहने चाहिए। तुम बोलोगे इसका यूज़ क्या है, जब तुम्हें बोला जाएगा किलोग्राम को, या किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, या माइक्रोमीटर है, पिकोमीटर है, जैसे ये पिकोमीटर आ गया, तो पिकोमीटर 1 पीएम लिख के देगा, तो तुम्हें 10 की पावर-12 जब वैल्यू याद रहेगी तभी तो तुम कन्वर्जन्स करोगे। पिकोमीटर को मैंने बोला मीटर में कन्वर्ट करो, जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये देखिए, मैंने बोला आपको 3 पिकोमीटर, ठीक है जी, 3 पिकोमीटर लिख दिया। ये पिकोमीटर है, पीएम मतलब समझ लेना, तीन, दोपहर के 3 नहीं बज रहे। अब देखो पिकोमीटर का जो है 10 की पावर-12 वैल्यू होती है, क्या होती है, 10 की पावर-12, यानी कि 3 × 10 की पावर-12 मीटर आ गया। देखिए जी, सिंपल है, कन्वर्जन आपने कर ली, तो वैल्यूज़ याद रहेंगी तभी होगा। इन वैल्यूज़ की ट्रिक वाली वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो को जरूर से देखनी है। उस पर मैं ट्रिक्स बताऊँगा कि आप कैसे इस इन टेबल को याद कर सकते हो। पूरी भी टेबल नहीं याद करनी होती, इतनी सी याद करनी होती है, तो वो मैं याद करवा दूँगा आपको। अब आ जाते हैं मास और वेट में डिफरेंस। तुम कहोगे सर मास और वेट तो सेम है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सेम नहीं होता। मास क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी कि मास क्या होता है कि इसके अंदर कितनी प्लास्टिक प्रेजेंट है, या तुम्हारे अंदर कितना मांस प्रेजेंट है, तुम्हारे अंदर कितना मसल प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा मास हो गया। पेन के अंदर कितनी प्लास्टिक प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहोगे कि इसका मास है। बट इस प्लास्टिक, जितनी प्लास्टिक प्रेजेंट है उस पर कितनी ग्रेविटी लग रही है, मेरी बात समझ रहे हो, इसके ऊपर कितनी ग्रेविटी लग रही है उसको वेट कहते हैं। समझ आई मेरी बात, कि देखो ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा इसको एंगल ठीक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारा पेन है, तो मास क्या होगा कि इसके अंदर कितना प्लास्टिक प्रेजेंट है, कि भाई कितना प्लास्टिक प्रेजेंट है। बट वेट क्या होगा कि मैंने इसको छोड़ा तो इस प्लास्टिक के ऊपर कितना वो लगा, क्या कहते हैं,
ग्रेविटी लगी, ठीक है जी। आप अपना भार समझ लो, अपना वेट किया आपने 55 kg आया या 50 kg आया, तो ये आपका मास नहीं है, ये आपका वेट है। अगर यही 55 kg ले जाके आप मून पे नापोगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास क्या होता है कि इसके अंदर कितने सामान प्रेजेंट है, इसके अंदर कितना प्लास्टिक प्रेजेंट है, ठीक है। और वेट क्या, सॉरी बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो हाँ, मास क्या होता है कि इसके अंदर कितना प्लास्टिक प्रेजेंट है, या आप ईंट ले लो तो ईंट के अंदर कितना सीमेंट प्रेजेंट है या कितना ईंट का मटेरियल प्रेजेंट है। या आप एप्पल ले लिए तो एप्पल के अंदर कितना पल्प प्रेजेंट है, ऑरेंज के अंदर कितना पल्प प्रेजेंट है, बुक के अंदर कितना पेपर प्रेजेंट है, ये सभी उसका मास हो गई। बट उन चीज़ों पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, वो उसका वेट कहलाती है। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। तो मास क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इट इन इट, यानी कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, मैटर के अंदर। वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, यानी कि जो उसके अंदर का मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट ग्रेविटी वेरी कर सकती है। यानी कि अगर मैं यहाँ अर्थ पे इसकी वेट देख लूँगा तो डिफरेंट आएगा, पर मून पे लेके जाऊँगा तो वेट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, vary from one place to another due to the change in the gravity. You should be careful in using these term, यानी कि इन टर्म्स को ये वार्निंग दे रहा है कि भाई मास और वेट को ये नहीं कि सेम सेम समझ के यूज़ कर लेना, बहुत ध्यान से यूज़ करना। कहीं अगर क्वेश्चन में भी आया, क्वेश्चन में घुमा के भी दे देगा, ठीक है जी। मास पूछेगा, तुम वेट निकाल रहे हो, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल वेट। अब ये जो डायग्राम बना रखा है, ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है। ये हमारे सभी के लेबोरेटरी में, अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो पक्का ही ये होना चाहिए। ये एनालिटिकल वेट है, किसी का एक्यूरेट एकदम आपने मेजर करना है। क्या? द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर। इस पे मास मेजर कर सकते हो, मेरी बात समझिए, मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे आराम से आप इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक है जी। आपको मास के यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, 1 kg में 1000 ग्राम ग्राम होते हैं, ये सब तो आपको पता है। उसके बाद आ जाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ की पावर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम जो है उसमें लेंथ की क्यूब हम लगाते हैं। अब देखो लेंथ का क्यूब क्या है, जैसे मीटर में आप नाप रहे हो तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर की क्यूब। लीटर वगैरह नहीं होगी, वो तो कॉमन यूनिट है, डेली रोज़मर्रा है, 2 किलो दूध ले आओ, 5 किलो दही ले आओ, ठीक है। अगर बड़ी फैमिली है तो ये चीज़ है। यानी कि ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, या लेंथ की क्यूब होती है ऐसा यूनिट, ठीक है। सो द ऐसा दो सो इन ऐसा यूनिट द वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, याद रखना है। और ये अपना भार के केस में जो ऐसा यूनिट होगी वो केजी होगी। बट अगेन इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज कॉमा स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज्ड, यानी कि हमें पता है कि भाई लेबोरेटरी में थोड़ी चीज़ें चाहिए, स्मॉल वॉल्यूम में यूज़ करना होता है, इसीलिए हम जो वॉल्यूम की स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं। हैंस वॉल्यूम इज़ ऑफन डिनोटेड एज सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मीटर क्यूब की बजाय हम सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, अब इस वाले चार्ट में देखो, द डेसी की वैल्यू आ जाएगी जो कि छोटी होती है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि मीटर क्यूब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, इसीलिए हम सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अब केमिकल चाहिए तो इतना सा चाहिए, या थोड़ा सा चाहिए बीकर में, 1 लीटर 2 लीटर थोड़ी चाहिए, तो हम इसी हिसाब से यूनिट यूज़ करते हैं। अब ये देखो, कॉमन यूनिट जो वॉल्यूम की, वो क्या है, लीटर है, विच इज़ नॉट एसआई यूनिट, इसको एसआई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहोगे। इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन लिक्विड्स, लिक्विड्स के वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये याद रहना चाहिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको। इन और ये भी याद होना चाहिए, 8 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, उसके बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इन लेबोरेटरी वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फॉर अ solution can be measured by the graduated cylinder, burette, pipette, etc. A volumetric flask is used to prepare known volume of the solution. These measuring device are known as, मतलब ये सारी चीज़ें दे रखी है वॉल्यूम को नापने के लिए। अपन को क्या, कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और वॉल्यूम क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, आपको पता है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी डोनेटेड एज, एसआई यूनिट डेंसिटी क्या होगी, एसआई यूनिट मास, एसआई यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट मास का क्या है, केजी, एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, या इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो। दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस, यानी कि देखो मैंने बोला ना
केजी मतलब 1-1 किलो केमिकल थोड़ी है, आप 1-1 किलो केमिकल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ ग्राम केमिकल लेके एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इसीलिए हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। वेयर मास इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, आपको मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस पता लग गया, आपको वॉल्यूम पता लग गया, आपको डेंसिटी पता लग गई और डेंसिटी का फार्मूला तो आपको पहले से पता है। अब आ जाइए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम और इनकी एसआई यूनिट ही पुट करनी है। आ जाओ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है? आपको पता है टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, हमारा फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो ये फ़ॉर्मूला लगाओगे, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, यही दोनों फ़ॉर्मूले लगेंगे। मेरी बात समझ आई? जैसे आपको बोला 99 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालना है, तो 99 इधर भर दिया आपने, सारा कुछ इधर ले गए, 32 को इधर ले गए, 9/5 को इधर ले गए और उसके बाद डिग्री सेल्सियस निकाल दिया। यस, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया, फ़ारेनहाइट निकालना है तो इधर डिग्री सेल्सियस पुट किया, आपने सॉल्व किया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई। और उसके बाद आगे केल्विन में। अब तुम बोलोगे सर फ़ारेनहाइट से केल्विन में आना हो या सेल्सियस से केल्विन में आना हो तो क्या करेंगे? अगर सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो सिंपली सेल्सियस की वैल्यू पुट करो, 273 प्लस करो, 0.15 हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो सेल्सियस में 273 प्लस किया, केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, ये देखो करके दिखाता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दो, 273 आपने प्लस कर दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा? 293 केल्विन आ जाएगा, यानी कि 293 केल्विन पे क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा भी रखा है। ठीक है? अब तुम बोलोगे फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन में आना हो तो फ़ारेनहाइट से पहले सेल्सियस में जाओगे, फिर सेल्सियस से केल्विन में आ जाओगे। ये फ़ॉर्मूला लिख लेना है और ये याद हो जाना चाहिए आपको। वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा गई हैं। 273 केल्विन पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट हमारा क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरीके से 298 केल्विन पे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये बता रखा है, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। 310 केल्विन है हमारा, 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। इस तरीके से बॉइलिंग ऑफ द वाटर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है जी। अब देखो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे। देखो एनर्जी और वर्क अभी तुमने सेम मान के चलना है और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो अगर नहीं समझ आए कोई बात नहीं, बाद में भी ये टॉपिक आएँगे, बट एक्स्ट्रा अभी बता रहा हूँ तो क्योंकि ये इनके साथ तुम्हें याद हो जाएँगे इन दोनों के। तुम्हें क्या याद करना है, जो एनर्जी और वर्क की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो जूल होती है। जूल के बारे में डिटेल में तुम पढ़ोगे। अभी अगर याद करना चाहते हो कर लेना, नहीं याद करना चाहते हो इट्स ओके, बस लिख के रख लेना। 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर है, 1 जूल के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्क, ईआरजी, अर्क के बराबर होता है। ठीक है, इतना लिख के रख लेना, बाद में तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। प्रेशर की बात करें, एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल होती है। कॉमन यूनिट क्या है? एटीएम भी बोल सकते हो। कॉमन यूनिट जो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, टॉर होता है, TORR, और एमएम ऑफ एचजी, यानी कि एमएम-एचजी भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 एटीएम में 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है और 1 एटीएम में 1.013 बार भी होता है। 1 एटीएम में 760 एमएम ऑफ एचजी भी होता है, 760 टॉर भी होता है और 760 सेंटीमीटर एचजी भी होता है। ये 1 एटीएम के सभी बराबर हैं। ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा लास्ट पॉइंट। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट 0 डिग्री मतलब जो डिग्री सेल्सियस की जो यूनिट है वो नेगेटिव में भी चली जाती है, पर जो केल्विन है वो नेगेटिव में नहीं जाता, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप केल्विन की वैल्यू देख सकते हो। आर पॉसिबल इन द सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि माइनस में डिग्री सेल्सियस जाएगा, बट केल्विन की वैल्यूज़ कभी माइनस में नहीं जाती। आप पीछे जो डायग्राम दिखाया उससे भी देख सकते हो। अगली वीडियो में 1.4 टॉपिक देखेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का टॉपिक देखेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, बीच में थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी, वो जाके देखिए। और 1 से 20 एलिमेंट्स का नाम याद करना, और आपको उसको 1 से 20 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है वो भी ट्रिक मैंने बता रखा है। ज़रूर से वीडियोज़ चेकआउट करिए, क्योंकि वो आपको इस चैप्टर में यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है और अगले चैप्टर में भी यूज़ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।